नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले बता दूं कि राजस्थान के अंदर बर्ड फ्लू अब बहुत तेजी से फैलने लगा है। इस बर्ड फ्लू के अंदर राजस्थान आधा समा चुका है। जी हाँ, आधे राजस्थान के अंदर ये बर्ड फ्लू फैल चुका है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर और कहां कहां पर इस बर्ड फ्लू का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है उस ओर। बर्ड फ्लू ने आधे राजस्थान को चपेट में लिया है। सोमवार को टोंक व करौली में भी वायरस की पुष्टि की गई। अब 33 में से 15 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 262 कौओं की और मौत हो गई है। अब तक 2551 कौए, 189 मोर और 190 कबूतर व 391 अन्य पक्षियों की मौत हो चुकी है। जयपुर के रामनिवास बाग स्थित चिड़ियाघर में दुर्लभ प्रजाति के ब्लैक स्टॉक सहित 4 कॉमन डक मृत मिले हैं। कुछ पक्षी बीमार हैं तो वहीं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मोहनलाल मीणा ने बताया कि सैंपल भोपाल भेजे गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है तो वहीं यह 10 राज्यों में फैल चुका है। दिल्ली में प्रोसेस्ड व पैकेज चिकन पर पाबंदी भी लगा दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों से सतर्कता बरतने के लिए भी बात कही है। पूरे देश को अब 16 जनवरी का इंतजार है, जब देश कोरोना को हराना शुरू करेगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। राजस्थान में इसे लेकर के कुल 282 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां वैक्सीनेशन किए जाएंगे। राजस्थान को 6,03,500 वैक्सीन डोज मिलेंगी, जिसमें 5,43,500 SII कोविशील्ड वैक्सीन डोज और 60,000 वैक्सीन डोज भारत बायोटेक होंगी। राजधानी जयपुर में सिटी कॉलोनी स्थित स्टेट वैक्सीनेशन स्टोर में वैक्सीन को जयपुर पहुंचाने पर रखा जाएगा और जयपुर संभाग से जुड़े जिलों में इसे ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजा जाएगा। सिटी कॉलोनी स्थित CMHO ऑफिस परिसर में वैक्सीन के लिए स्टेट वैक्सीन स्टोर, रीजनल वैक्सीन स्टोर, डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं, जहां कोरोना वैक्सीन रखी जाएगी। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर भाषा और साहित्य को समर्पित देश की प्रतिष्ठित संस्था एवं समूह हिंदी है जिंदगी ने अपने ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत अभिव्यक्ति शीर्षक विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। इस अवसर पर हिंदी है जिंदगी के संस्थापक व कार्यक्रम के आयोजक प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक व संपादक डॉक्टर ऋषि शर्मा ने हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा के प्रति अपनी और समूह की प्रतिबद्धता को दोहराया और बताया कि हिंदगी समूह समय समय पर हिंदी भाषा के प्रोत्साहन, संवर्धन के लिए अनेक कार्य करता है। बाल साहित्य, शिक्षा और सामाजिक सरोकार से जुड़े अनेक कार्यक्रम के आयोजन के बाद विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर अभिव्यक्ति प्रथम विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों से जैसे राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, नोएडा, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के साथ साथ विदेश की धरती जैसे सिंगापुर, बहरीन, ओमान, कुवैत से भी कवि पुष्प आमंत्रित किए गए थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संपादक डॉक्टर ऋषि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ऋषि, विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर अभिव्यक्ति विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो सबसे पहले तो ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य बताइए। नमस्कार। मैं इस कार्यक्रम के उद्देश्य की सबसे बड़ी जो बात है वो तो आप जानते ही हैं, कारण विश्व हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस आप में से बहुत लोग कम परिचित होंगे कि सन 1975 से मनाया जा रहा है। 14 सितंबर के अतिरिक्त ये भी एक दिवस है जो कि हिंदी भाषा को समर्पित है, और हमारी संस्था भी पूरी तरीके से हिंदी भाषा और साहित्य को समर्पित है। इसलिए हमें लगा कि ये एक बहुत अच्छा पुनीत अवसर है कि हिंदी भाषा के प्रति अपने समर्पण को, अपने प्रेम को हम दर्शा सकते हैं, और उसका सबसे अधिक सशक्त माध्यम जो है वो कविताएं ही हैं। इसलिए कविता के इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें इस पूरे कार्यक्रम में देश विदेश से कई लोकप्रिय कवि भी जुड़े हुए थे। जी 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 बिल्कुल। इसमें देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी की धरती से भी बहुत से कवि, नामी कवि इसमें जुड़े। देश में के विभिन्न राज्यों से, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, और साथ ही जो विदेश की धरती है उससे सिंगापुर हो, कुवैत, ओमान और बहरीन जैसे देशों से भी कविगण जुड़े, और बहुत अच्छी काव्य प्रस्तुतियां इसमें
उन्होंने प्रस्तुत की और जो लोगों के मन को बिल्कुल 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 ऋषि, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए युवा कवि एवं साहित्यकार विजय लक्ष्मी जांगिड़ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो विजय लक्ष्मी, जिस प्रकार से आज के समय में लोग मातृभाषा हिंदी को भूल करके इंग्लिश की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसे समय में कवि सम्मेलन का करना युवाओं के लिए तो बदलाव हो सकता है। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी जांगिड़ आप सभी से मुखातिब हूँ। और जैसा कि अभी आप जानना चाह रहे हैं कि हिंदी का के कवि सम्मेलन का क्या औचित्य है आज के समय में, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम और अंग्रेजी का बहुत वर्चस्व बढ़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदी के लिए अगर हम इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन या साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, तो ये बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि इससे नई पीढ़ी में साहित्य के और हिंदी के प्रति रुझान पैदा होता है। और साहित्य जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो हमारी सृजन क्षमता को भी दिखाता है, बढ़ाता है। तो ये सब जो छोटे छोटे कार्य हैं जिससे हिंदी को न केवल देश में बल्कि विदेश में भी प्रसार के लिए एक योगदान हो सकता है, बहुत सटीक योगदान हो सकता है। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा किस कवि ने दर्शकों का मन मोहित किया है? वैसे तो सभी कवियों ने अपनी बहुत ही उम्दा प्रस्तुतियां दी, लेकिन डॉक्टर विनोद प्रसून जी जो दिल्ली से जुड़े एक काफी अच्छे गीतकार और गजलकार हैं, उनकी प्रस्तुति काफी लाजवाब रही। सुषमा रजनीश जो मुंबई से जुड़ी, नाजनीन जी जो कुवैत से जुड़ी, इसके अलावा भी हमारे साथ मोनिका शर्मा जी थी जिनकी मधुर गायन ने सबको मोहित किया, संगीता जी। और मैं एक और नाम लेना चाहूंगी, बहरीन से हमारे साथ जुड़ी थी अनुपमा रमेश जी, उनकी भी उम्दा गायकी थी। और लतिका रानी जो कि सिंगापुर से आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही, तो उन्होंने भी लाजवाब गीत प्रस्तुत किया। कुल मिलाकर पूरा आयोजन बहुत ही शानदार रहा। माउंट आबू में पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में एक बार जाती हुई सर्दी वापस आ चुकी है। यहाँ पर फिर से न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। -2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज होने से पानी के पात्रों, घास के मैदानों सहित शिकारा बोटस में पुनः बर्फ की चादर जमती हुई नजर आई है। तो वहीं पर लोगों ने सर्दी से बचने के लिए अलाव लगा करके राहत पाई है। बीते 3 दिनों में मिली सर्दी के राहत के बाद एकाएक पुनः यहाँ पर कड़ाके की ठंड के रूप में लौट आई है। माउंट आबू में मंगलवार को पुनः पारा 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं सुबह सर्दी का आलम यह था कि घास के मैदानों में जैसे बर्फ की चादर जमती हुई नजर आई हो। लोग सड़कों पर अलाव तापते हुए नजर आए, तो वहीं पानी के पात्रों में बर्फ जमी हुई थी। तो नक्की झील पर खड़ी शिकारा बोट्स में ओस की बूंदें सीटों के ऊपर जम गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शिप्रापत थाना इलाके में आरएएस अधिकारी की बहन अध्यापिका विद्या देवी शर्मा की हत्या का पुलिस ने महज 8 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विद्या देवी की हत्या उनके ही पड़ोसी युवक ने की थी। वारदात का कारण आरोपी युवक द्वारा कुत्ता घुमाने के दौरान विद्या देवी की ओर से की गई टोका टाकी सामने आया है। बताया यह भी जा रहा है कि टोका टाकी से युवक विद्या देवी से नाराज था। उसने अध्यापिका का चुन्नी से गला घोट दिया और फिर हाथ पैर सीढ़ियों की रेलिंग से बांध दिए। इसके बाद मुंह, आंख और नाक पर भी चुन्नी लपेट दी। एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लामा ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 9:45 बजे थड़ी मार्केट के पास 2 मंजिला मकान में अकेली रहने वाली महिला की हत्या की सूचना मिली थी और सूचना के बाद वह मौके पर पहुंचे। मृतका के घर का निरीक्षण करने पर यह सामने आया कि नीचे का गेट बंद था और ऊपर का गेट खुला हुआ पाया गया। ऐसे में वारदात करने वाला कोई पड़ोसी ही हो सकता है, लेकिन हत्या की वजह नहीं मिल पा रही थी। भारत में सोमवार को कड़ाके की ठंड पड़ी है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया। तो वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। साथ ही इसमें और गिरावट होने की संभावनाएं भी हैं। हरियाणा भी कड़ाके की ठंड का सामना करना रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। राजस्थान में शीतलहर जारी है और पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग विज्ञान ने बताया कि
हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में भी न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बाड़मेर जिले की सीमावर्ती पंचायत समिति गडरा रोड में ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग के विकास अधिकारी विक्रम सिंह राजपुरोहित ने पंचायत समिति गडरा रोड में विकास अधिकारी पद पर आज कार्यभार ग्रहण किया है। राजपुरोहित पंचायत समिति मंडोर जोधपुर से स्थानांतरण होकर के गडरा रोड पंचायत समिति में आए। विकास अधिकारी राजपुरोहित ने बताया कि उनका एक ही लक्ष्य है, सीमावर्ती क्षेत्र एवं पिछड़े हुए इलाकों में राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा एवं ग्रामीण पंचायती राज विभाग द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का आमजन तक लाभ पहुंचे। साथ ही महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार मिले। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत समिति गडरा रोड में पारदर्शिता से कार्य किया जाएगा। नियम अनुसार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जन संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों पर परिवादी को संतुष्ट एवं शिकायत की पूर्णता से जांच कर कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाना और उनको बेहतर तरीके से क्रियान्वित करना ही मुख्य जिम्मेदारी रहेगी। और महात्मा गांधी नरेगा के तहत बहुत ज़्यादा लोगों को राहत मिले, कार्य मिले उनको, और धरातल पर उनके बहुत अच्छे रिजल्ट निकले, इसी का प्रयास रहेगा। सर, इस पंचायत समिति में पिछले काफ़ी दिनों से एक धरना चला आ रहा है। जो जन संपर्क पोर्टल पर जो शिकायतें होती है उसका आम जन तक किसी को भी पूछ नहीं पाते हैं। ग्राम विकास अधिकारी या अन्य भी कोई भी हो, जिसने शिकायत की है उस परिवादी को कभी भी ये नहीं सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा क्या किया गया है या क्या है, कैसे है, या मौके पर जांच नहीं हो रही है। इस बारे में इस तरह का है तो वास्तव में उसको बदलने का प्रयास करेंगे और आम आदमी को राहत देने का पूरा प्रयास किया जाएगा और शिकायत का संतुष्टिपूर्ण बढ़िया तरीके से निस्तारित हो, जिससे परिवादी की वास्तविक समस्या का निराकरण हो, इसका प्रयास किया। जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री महोदय ने भी इस तरीके से पिछली बार जो बाड़मेर आए थे उन्होंने इस तरीके से आला अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे, उसके बावजूद भी ये ढाढ़ा नहीं सुधरा। वर्तमान में इस पंचायत समिति में क्या आप सुधार पाओगे? बिल्कुल, आपके सहयोग से 100% सुधारने के प्रयास करेंगे और रिजल्ट बेहतर आएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सीबी यादव के नेतृत्व में यूथ फॉर किसान के बैनर तले 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ में युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को किसान तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें प्रदेश भर से युवा किसान तिरंगा यात्रा लेकर के शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर इकट्ठा होंगे, जहां से यह किसान तिरंगा यात्रा पैदल मार्च के रूप में शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों का साथ देने के लिए पहुंचेंगे। प्रोफेसर सीबी यादव ने बताया कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ कई राज्य से भी युवा किसान इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। इसकी तिरंगा यात्रा में 10,000 से अधिक युवाओं के भाग लेने की संभावनाएं भी हैं। उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन स्थल पर उन्होंने यह महसूस किया कि आंदोलनरत किसानों में अधिकांश हैं बुजुर्ग पीढ़ी के किसान ही अधिक सम्मिलित हैं। इस पूरे किसान आंदोलन में यह कमी महसूस की गई कि युवाओं में आंदोलन में भाग लेने की प्रवृत्ति कम रही है। कांग्रेस के अजमेर संभाग प्रभारी हरिमोहन शर्मा व जिला प्रभारी हकीम अली का जयपुर से अजमेर जाते वक्त किशनगढ़ में जिला परिषद सदस्य जगदीश गोरा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ माला व साफा बनाकर के स्वागत सम्मान किया है। जगदीश गोरा ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव में अच्छे मतों से अपने प्रत्यक्षदर्शियों को विजय बनाने के लिए पूरी योजना बना ली है। साथ ही साथ वह सभी कार्यकर्ता पुरजोर कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने में अपना योगदान देंगे। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी।